सुशांत केस में बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट। खबर ये आ रही कि ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं रिया चक्रवर्ती। वापस से समन दिया गया था, कहा गया था कि आज ही पेश होना है आपको। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की दलील देकर वो पेशी से बचने की कोशिश कर रही थी, जिसको ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने हैं, तो ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती। ये बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें आपको वहीं से दिखा रहे हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सैमुअल से भी लगातार पूछताछ हो रही है। लगातार एक एक करके तमाम लोगों से पूछताछ होगी जो भी इस पूरे मामले में सीबीआई या फिर ईडी की रडार पर हैं। उन सभी से एक एक करके पूछताछ होगी। तो फिलहाल खबर ये आ रही है रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने पेश होने के लिए पहुंच चुकी हैं। सुबह दलील ये दी थी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उससे बचने की कोशिश एक तरीके से हो रही थी, लेकिन ईडी ने वापस से समन किया, कहा कि आज ही पेश होना पड़ेगा। और अब ईडी के दफ्तर में रिया पूछताछ अब उनसे की जाएगी। इससे पहले कल लगातार सैमुअल से पूछताछ हो रही थी। ये तस्वीरें देखिए, ईडी के दफ्तर पहुंची है रिया चक्रवर्ती, जहां पर अब पूछताछ होगी रिया चक्रवर्ती से, यानी कि बचने की तमाम दलीलें, तमाम कोशिशें बिल्कुल सिरे से ईडी ने खारिज कर दिया है। पूछताछ होगी, तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना चाहती है ईडी। पैसों का हेरफेर किस तरीके से हुआ, आरोप जो सुशांत के परिवार के लोग लगा रहे हैं, 15 करोड़ कहां गए, किस किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुए, ये तमाम जानकारियां, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ईडी अब रिया चक्रवर्ती से जानना चाहती है। हालांकि इससे पहले सुबह जो खबर आई थी वो ये कि रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने का हवाला देकर आज की पेशी से बचने की कोशिश की थी, जिसको ईडी ने सिरे से खारिज कर दिया था। कहा था कि पूछताछ के लिए आना ही पड़ेगा। और अब रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर में तमाम सवालों का सामना करेंगी। मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, क्या खबर वहां से? जी देखिए, कल शाम को रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहले ईडी को बोला कि हमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद में फिर पूछताछ के लिए बुलाइए। ईडी ने साफ तौर पे उसे मना कर दिया था। रिया को कहा गया कि ईडी इस पूरे मामले में पार्टी नहीं है, ईडी अपनी अलग जांच कर रहा है, इसके लिए आपको आज ही पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि बिहार पुलिस के सामने रिया चक्रवर्ती नहीं पहुंची थी, आखिर में शायद मन बनाया रिया चक्रवर्ती ने और अब ईडी के सामने पहुंची हुई है। जो अहम सवाल होने वाले हैं रिया चक्रवर्ती को, वो उन 15 करोड़ रुपए को लेकर होने वाले हैं, जिसमें कि सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट में 1 साल पहले 17 करोड़ थे, लेकिन 15 करोड़ रुपए उन अकाउंट्स में चले गए जो कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से संबंधित है, यानी कि सुशांत से उनका कोई लेना देना नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है वो उन 2 प्रॉपर्टीज को लेकर होने वाला है, जिसमें कि एक प्रॉपर्टी लगभग 85 लाख रुपए की बताई जा रही है। 2018 में वो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी मुंबई के खार में। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो रिया के पिता के नाम पर है, जो कि 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। और उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिया का कुल जो नेटवर्थ है वो 14 लाख रुपए है, लेकिन उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इसको लेकर जो ईडी है वो पूछताछ करेगी। 2019 और 2020 में तमाम बैंक अकाउंट्स खंगालने के बाद ईडी इस नतीजे पर पहुंची है कि लगातार सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। कभी होटल के बिल हैं, कभी पब के बिल हैं, उसके अलावा कभी मेकअप का बिल है। ये सारे बिल रिया चक्रवर्ती और उनके भाई के सारे सुशांत ने पे किए हुए थे। उसको लेकर ईडी पूछताछ करे कि आखिरकार इतने पैसे सुशांत के अकाउंट से क्यों जा रहे थे। 3 कंपनियां हैं, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और सुशांत, इस पूरे 3 कंपनियों के जरिए एक नया स्टार्टअप शुरू किया गया था। इस स्टार्टअप को लेकर भी पूछताछ की जाएगी कि क्या इन कंपनियों के जरिए इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ, गैर कानूनी तरीके से पैसे यहां से वहां पहुंचाए गए। इन सारे सवालों के जवाब रिया चक्रवर्ती को देने होंगे। आज की ये जो पूछताछ है, आप ये मान सकते हैं नवजोत इस वक्त कि कम से कम 6-7 घंटे ये पूछताछ चलने वाली है। और उसके बाद अगर ईडी संतुष्ट होती है तभी, नहीं तो अगले दिन फिर से उन्हें बुलाया जा सकता है। तो ईडी काफी दिनों से इसको लेकर पूछताछ करना चाह रही थी। सुशांत के सीए का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, जो रिया के एक एसोसिएट हैं उनका, सैमुअल मिरांडा, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। और उसके अलावा रिया के सीए को 2 बार बुलाया जा चुका है इसके पहले, लेकिन रिया के सीए भी नहीं आए थे। आज भी ईडी का यही कहना था कि सख्त लफ्जों में उन्होंने कहा था रिया को कि आपको किसी भी हालत में यहाँ पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो दूसरा समन इश्यू होगा। और कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती पहुंच गई हैं और सारे सवालों के जवाब उन्हें अब देने पड़ेंगे। जी, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, जो डिटेल्स हैं, चाहे वो साथ ही साथ हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाते चले, क्योंकि रिया पहुंची ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए। और हमारे सहयोगी साथ ही साथ जानकारी भी हमें लगातार दे रहे हैं, मीडिया के कैमरों से बचते बचाते किस तरीके से रिया गाड़ी से उतरती हैं, सीधा दफ्तर के अंदर, किसी के कोई सवाल का जवाब नहीं, मीडिया के कैमरों से बचते हुई रिया नजर आ रही है। सीधा ईडी के दफ्तर के अंदर गई।
तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब ईडी को तलाशना है, चाहे वो 15 करोड़ की बात हो, चाहे उन 2 प्रॉपर्टीज की बात हो जिसमें एक रिया के नाम है, दूसरा रिया के पिता के नाम है, या फिर दूसरे तमाम ट्रांजैक्शन, या फिर शेल कंपनियों की बात हो, या फिर दूसरी कंपनियों की बात जिसमें पार्टनर्स और डायरेक्टर्स बनाए गए थे, रिया, उनके भाई, इन सभी को जहां पर डायरेक्टर बनाया गया था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। ईडी ने फहरिस्त पूरी बना ली है, एक लंबी लिस्ट है जिनका जवाब जानना होगा और फिर उस तरीके से कड़ियां जोड़ी जाएंगी। तो हो सकता है कि जिस तरीके से आज रिया पहुंची है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है कि वक्त ज्यादा लगे, घंटों का वक्त लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में ईडी सवाल पूछेगा, जवाब जानने बेहद जरूरी है। मुनीश इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुनीश, जाहिर सी बात है कि कल हमने देखा था जिस तरीके से बातचीत हुई थी और उसके बाद अब दोबारा रिया आज पहली बार ईडी के सामने क्योंकि पेश हो रही हैं, तो सवालों की फहरिस्त काफी लंबी हो सकती है। जी बिल्कुल, सवालों की फहरिस्त न सिर्फ लंबी है बल्कि बहुत तीखे सवाल होने वाले हैं रिया चक्रवर्ती को। इसके पहले उनका बयान सिर्फ मुंबई पुलिस दर्ज कर पाई थी और बिहार पुलिस जब बयान दर्ज करने पहुंची तो रिया चक्रवर्ती को लेकर बिहार पुलिस का बयान आया कि वो फरार हो चुकी हैं, बिहार पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। उसके बाद कई दिनों तक मीडिया के कैमरे जब उनके घर पर आए तो पता चला कि वो घर पे भी नहीं रही हैं, किसी दूसरी जगह पर रह रही हैं जिसकी जानकारी किसी के पास भी नहीं थी। रिया चक्रवर्ती अगर बात करें जब से पूरा का पूरा मामला हुआ है तो पहली बार वो मीडिया के सामने आई हुई है और इसके पहले उनका सिर्फ एक स्टेटमेंट आया था जो कि उन्होंने रिकॉर्ड कर मीडिया के सामने भेज दिया था, लेकिन ये पहली बार होगा जबकि वो किसी सेंट्रल एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पहुंची हैं। ये पूछताछ इसलिए भी बहुत ज्यादा इसमें देखने वाली बात होगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए होने वाला है क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती है उनके खिलाफ सुशांत के पिता ने आरोप लगाया हुआ है। आरोप कई तरीके के हैं, उसमें न सिर्फ पैसे के लेन देन को लेकर है बल्कि ऐसे भी आरोप हैं कि रिया चक्रवर्ती ओवरडोज देती थी दवाओं का ताकि उनकी मानसिक संतुलन ठीक न रहे। रिया चक्रवर्ती मानसिक रूप से सुशांत को परेशान कर रही थी। फरवरी में मुंबई पुलिस को एक कंप्लेन गई थी कि रिया चक्रवर्ती उनकी जान के लिए खतरा है। ये संगीन आरोप रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में सुशांत के परिवार ने लगाए थे। ईडी की आज जो पूछताछ होने वाली है वो खास करके उन पैसों को लेकर होने वाली है जो कि सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में गए थे। ईडी यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार 15 करोड़ रुपए की जानकारी रिया चक्रवर्ती के पास कोई है या नहीं है। जो रिया चक्रवर्ती ने फ्लैट्स बुक किए मुंबई में, क्या सुशांत का उसमें पैसा लगा? रिया चक्रवर्ती के जो व्यक्तिगत उनके खर्चे थे यानी कि मेकअप कराना, शॉपिंग करना, कपड़े खरीदना, दिल्ली, मुंबई, बाकी जगहों पर जो फ्लाइट से वो थी, उनके खर्चे के पैसे सुशांत के अकाउंट से क्यों जा रहे थे? अगर सुशांत के अकाउंट से गए हुए हैं तो क्या उन पैसों को वापस किया गया था? उनके भाई जो हैं शौविक, उनके अकाउंट में तकरीबन 8 लाख रुपए नवंबर 2019 में गए थे सिर्फ होटल्स के बिल के लिए। ट्यूशन फी जो थी रिया के भाई की वो भी सुशांत के अकाउंट से गई थी। ये सारे सवाल ईडी अब पूछताछ करेगी उनसे। ईडी के पास में फिलहाल 3 सबूत मौजूद हैं। एक तो बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो मौजूद है। दूसरा जो सबसे बड़ा सबूत है उनके पास में वो जो कंपनीज हैं 2 उसको लेकर मौजूद है। ये मुंबई की कंपनीज है। तीसरी कंपनी जो है वो दिल्ली में है, उस पर अभी भी जांच होना बाकी है। जो तीसरा सबसे बड़ा सबूत ईडी के पास में है वो है प्रॉपर्टीज के दस्तावेज। ईडी का कुल मिलाकर कहना है कि आईटीआर के मुताबिक दफ्तर के अंदर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जी मैं लौटती हूँ आपके पास। ईडी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें, फेस पर मास्क, नीला कुर्ता पहना हुआ है, सर पे दुपट्टा, ये रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें और ये तस्वीरें ईडी के दफ्तर के अंदर की है जहाँ पर रिया चक्रवर्ती पहुंची है। इससे पहले दलील ये दे दी थी कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है इसलिए वो नहीं आ सकती पूछताछ के लिए, जिस पर ईडी ने क्लियरली कहा कि ईडी पार्टी नहीं है, ईडी की अपनी अलग से तफ्तीश है, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। आखिरकार रिया चक्रवर्ती अब पहुंची है ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए। ये अंदर की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। फेस मास्क लगाया हुआ है, सर पे दुपट्टा है, नीला कुर्ता पहने रिया ईडी के दफ्तर के अंदर जा रही है। मीडिया के कैमरों से बचती बचाती सीधा गाड़ी से उतरते ही ईडी के दफ्तर के अंदर। इससे पहले कहां थी रिया? किसी को कुछ पता नहीं था। बिहार पुलिस पहुंची थी मुंबई, रिया को ढूंढते रहे, रिया का फोन नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक से रिया वापस, बिहार पुलिस जब वापस पटना पहुंच जाती है तो रिया वापस अपने फ्लैट में आ जाती है। बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं इस पूरे मामले में जिन पर से पर्दा उठना बेहद जरूरी है। मुनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मुनीश।
जी बिल्कुल। अब रिया चक्रवर्ती जो है, इनसे जो पूछताछ होने वाली है वो है पीएमएलए के सेक्शंस की, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और इसमें सबसे खास बात ये होती है कि जब ईडी इसमें पूछताछ करती है तो रिया जो भी बयान देंगी उसके पहले वो शपथ लेनी पड़ेगी उनको। और अगर ये बयान उनके किसी भी तरीके से गलत पाए जाते हैं तो वो उसमें खुद भी रिया चक्रवर्ती को सजा हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो ईडी के जो अपने कानून है उसके मुताबिक अगर रिया चक्रवर्ती जवाब देंगी तो उन्हें सही जवाब देना पड़ेगा। गलत जवाब देने पर उनको अलग से सजा हो सकती है। इस मामले में सेक्शन 50 होता है पीएमएलए का, उसके तहत होगा। जो ईडी के अधिकारी हैं उसमें 3 अधिकारी वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। तीनों वरिष्ठ अधिकारी हैं ईडी के, और उनका कहना है कि पिछले 1 हफ्ते से जब से उन्होंने केस ये हैंडओवर लिया था बिहार पुलिस से, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लॉन्च किया था, तब से वो पहले लोगों के बयान दर्ज किए। और बयान दर्ज करने के बाद में जो विरोधाभास मिला, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो बयान मिले हैं उसको लेकर भी पूछताछ की जाएगी। जो पैसे के लेन देन है उसको लेकर पूछताछ की जाएगी। कुल मिलाकर कोशिश यही रहेगी ईडी की यह पता लगाने की कि क्या सुशांत के पैसे को गलत तरीके से रिया चक्रवर्ती ने हथियाया था या नहीं हथियाया था। क्योंकि एक आरोप यह भी आ रहा है कि सुशांत की मौत के पीछे की वजह वो पैसे भी हो सकते हैं। तो इर्द गिर्द पूरा मामला घूम रहा है। फाइनेंशियल एंगल जो है, पैसों का लेन देन जो है, इसमें सबसे बड़ा मामला सामने निकल कर आया था। और ईडी वो एजेंसी है जो कि सिर्फ पैसों को लेन देन की छानबीन करती है। तो अभी इस वक्त रिया दफ्तर में पहुंची हुई है। सबसे पहले उनका शपथ होगा। शपथ होने के बाद में 3 अधिकारी रहेंगे। एक अधिकारी उसमें से सवाल पूछेगा, दूसरा अधिकारी सवाल उनके जवाबों को नोट करेगा, और तीसरा जो अधिकारी है वो उनको टाइप करके दोबारा दिखाएगा कि क्या आपने यही जवाब दिया है कि नहीं दिया है। तो ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है इस वक्त रिया चक्रवर्ती के पूछताछ को लेकर। लेकिन जो 3 बातें मैंने पहले बताई कि एक तो प्रॉपर्टी को लेकर, दूसरा जो सुशांत के अकाउंट से लगातार पैसे गए हैं उनको लेकर, और तीसरा जो कंपनियां सुशांत के साथ में खोली गई थी उसको लेकर पूछताछ रिया चक्रवर्ती से अब शुरू हो जाएगी कुछ ही देर में। और अब रिया चक्रवर्ती को अगले 5-6 घंटे तक ईडी के उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जिससे कि वो कल शाम तक बचने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने दीजिए, लेकिन ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको आना तो आज ही होगा। जी बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, जिस तरीके से सैमुअल से भी 2 दिन लगातार पूछताछ हो रही थी, क्या वही अधिकारी होंगे जो अब आज रिया से बातचीत करेंगे या फिर कोई और होंगे? जी, अधिकारी इसमें पहले से ही फिक्स कर दिए जाते हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर होंगे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे ईडी के, जो कि इस पूछताछ को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा वहां पर जो ऊंचे अधिकारी होते हैं वो उसको सिर्फ सुपरवाइज करते हैं कि पूछताछ किस तरह से चल रही है। लेकिन एक और अहम बात होगी इसमें कि रिया चक्रवर्ती से न सिर्फ उनके बारे में पूछा जाएगा बल्कि उनके परिवार वालों के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि इस तरह के भी आरोप लगाए गए हैं कि जो उनके परिवार के लोग थे वो लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे सुशांत की जिंदगी में। उनके पैसों को लेन देन कर, रिया चक्रवर्ती के जो पिता हैं इंद्रजीत, उनको लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। उनकी मां संध्या, उनको लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो आरोप है शौविक को लेकर, जिनकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन जब सुशांत रिया ने कंपनी खोली तो उसमें वो खुद भी डायरेक्टर के पद पर थे। उस कंपनी के जरिए यह इस तरह का संदेह है ईडी को कि उस कंपनी के जरिए कहीं ऐसा तो नहीं था कि सुशांत के जो करोड़ों रुपए थे वो रूट किए गए और रूट करने के बाद में किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती को फायदा पहुंचा हो। ये इसमें बहुत अहम होगा, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो होती है उसमें कुल मिलाकर यही होता है कि पैसे आपने किस तरीके से रूट किए हुए हैं और अपने आप को अपने फायदा पहुंचाया हुआ है। इसमें फायदा किस तरीके से पहुंचा है रिया चक्रवर्ती को, अगर किसी तरह का फायदा है तो उसकी छानबीन भी ईडी आज करने की कोशिश करेगी। यह भी देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती ईडी के सवालों के कितने जवाब देती हैं। या तो फिर वो मना कर सकती है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती के सीए नहीं आते हैं, लेकिन सीए की जगह रिया चक्रवर्ती आ जाती हैं। यह भी अहम होगा। सीए को ईडी ने इसलिए पहले बुलाया हुआ था क्योंकि सीए को पूरी जानकारी होती है कि 1 साल के अंदर में रिया चक्रवर्ती के पास कहां से पैसे आए, कहां पर गए थे। इसलिए सीए का बयान ईडी पहले दर्ज करना चाहती थी, लेकिन दोनों बार रिया चक्रवर्ती के जो सीए हैं रितेश शाह, उन्होंने इस तरह का जवाब दिया ईडी को कि भारी बारिश की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। और आखिरकार आज रिया चक्रवर्ती पहुंची है, तो अब उन सवालों के जवाब उनको देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है सवालों की, और यही सवाल किए जाएंगे रिया से। क्या क्या अहम सवाल हो सकते हैं?
देखिए, सबसे पहला तो अहम सवाल यही होगा कि क्या वो 15 करोड़ रुपए के बारे में जानती हैं, पिछले 1 साल के अंदर में क्या उन्होंने सुशांत से 15 करोड़ रुपए लिए हैं कि नहीं लिए हैं। दूसरा इसमें अहम सवाल यह हो सकता है कि आपके पास में प्रॉपर्टी कितनी है। अभी तक जो जानकारी है वो 2 प्रॉपर्टी की है, और जानकारी जो है ईडी वो तमाम दस्तावेजों के जरिए निकाला है। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी प्रॉपर्टी हो, तो ईडी सबसे पहले पूछेगी कि आपके नाम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, आपके परिवार के नाम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इसमें ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी गई थी, जैसे कि खार की जो प्रॉपर्टी है वो 2018 में खरीदी गई थी, और सुशांत और रिया की मुलाकात भी 2018 में हुई थी। उसके बाद में 25 लाख रुपए का पेमेंट होता है उस प्रॉपर्टी के लिए, 60 लाख रुपए का लोन होता है। तो यह पूछा जाएगा कि उस जो 25 लाख रुपए आपने उस फ्लैट के लिए दिए थे, वो 25 लाख रुपए आपके पास आए कहां से। दूसरा, अगर वो उसका सोर्स बताती हैं तो क्या वो सोर्स इनकम टैक्स के सामने रिवील किया गया था या नहीं किया गया था। अगर तो वो बताती हैं कि सुशांत से उन्होंने पैसे लिए हुए थे, सुशांत को आपने पैसे वापस किया या नहीं किए, सुशांत से पैसे आपने किस तरीके से लिए हुए थे। उसके अलावा 2019 और 2020 के जो कोटक महिंद्रा का बैंक अकाउंट है सुशांत का, उसमें अगर हम नजर डालें तो लगातार आपको दिखेगा कि कुछ पैसे जो हैं वो लगातार रिया चक्रवर्ती को ट्रांसफर होते रह रहे हैं। ईडी यह जानने की कोशिश करेगी कि क्यों सुशांत के अकाउंट से लगातार उनके अकाउंट में पैसे आ रहे थे। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, इस बात को रिया चक्रवर्ती ने माना हुआ है, लेकिन लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन लगातार हो रहा था, जिसको लेकर परिवार ने ऐतराज जताया हुआ है। तो ईडी भी इस मामले में पूछताछ करेगी। जो सबसे अहम होगा वो उन कंपनियों को लेकर होगा, लेकिन क्योंकि जो स्टार्टअप कंपनी होती है, कंपनी अगर आप खोलते हैं तो कई ऐसे मामले देखे गए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में शेल कंपनी सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। शेल कंपनीज डमी कंपनीज होती हैं, जिन्हें खोला तो जाता है लेकिन पैसे उसके जरिए रूट किए जाते हैं। एक कंपनी में जाता है पैसा, फिर दूसरे कंपनी में जाएगा, फिर उसके जरिए किसी अकाउंट में चला जाएगा, ताकि न तो इनकम टैक्स की नजर पड़े, न इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजर पड़े। तो वो यह भी जानना चाहेंगे कि कंपनी को खोलने के लिए क्या सुशांत ने पैसे दिए थे, तो क्या वो सुशांत को वापस किए गए, अगर वापस नहीं किए गए तो पैसे कहां पर चले गए। ये सारे अहम सवाल होने वाले हैं इसको लेकर, और मामला इसलिए भी संजीदा हो जाता है क्योंकि परिवार ने मौत की आशंका के पीछे जो फाइनेंशियल एंगल है उसको सबसे बड़ी वजह बताई है। ऐसे में अगर ईडी इस बात को साबित करने में कामयाब रहता है तो पूरा का पूरा जो मामला है वो एक नया टर्न ले लेगा, इसमें नया ट्विस्ट आ जाएगा। तो इन सवालों के जवाब देखते हैं रिया क्या देती हैं, लेकिन ईडी का कहना है कि वो कई सवालों के जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। रिया चक्रवर्ती कितना सहयोग करती हैं जांच में, वो देखने वाली बात होगी। और इसमें बहुत अहम, जैसा आप भी बता रहे थे कि जरूरी ये भी था, क्योंकि इसीलिए ईडी शायद पहले रिया के सीए से पूछताछ करना चाहती थी, क्योंकि सीए को तमाम जानकारी होगी। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है अगर आज रिया से सवाल जवाब होते हैं तो इसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सके सीए से भी? जी देखिए, कड़ी को समझने की कोशिश करिए। इसमें सबसे पहले सुशांत के सीए का बयान दर्ज होता है। सुशांत के सीए आते हैं संदीप श्रीधर, उनसे पूछा जाता है कि क्या आपको जानकारी है सुशांत के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे गए हैं। ईडी से कल हमारी बातचीत हुई थी, जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो संदीप श्रीधर हैं उन्होंने जो उन्हें जानकारी दी है उससे वो संतुष्ट नहीं। उनका कहना है कि कई ऐसी बातें हैं जो सुशांत के सीए ने छुपाई हुई है। मीडिया के सामने उनका बयान आया था कि सुशांत के अकाउंट में तो पहली बात इतने पैसे ही नहीं थे कि वो उतने पैसे को कभी रिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते, लेकिन जो ईडी है उस मामले को वो कह रहे हैं कि इसको बहुत संजीदा लेने की जरूरत नहीं है, हम फिर से दोबारा पूछताछ करेंगे। इसके बाद उन्होंने रिया के सीए को बुलाया। रिया के सीए से वो जानना चाहते थे कि 1-1.5 साल में जब से वो सुशांत से मिली हैं तब से लेकर अब तक उनके अकाउंट में पैसे कहां से आए हैं, कहां पर गए हुए हैं, उन्होंने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट की है, कोई एफडी खरीदी है, गहने खरीदे हैं, वो सारे सवालों के जवाब वो जानना चाहते थे। लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी कि उनके सीए नहीं आए वो नहीं पता, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्होंने जानकारी दी कि बारिश की वजह से वो नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इसमें तीसरी शख्स हो सकती थी रिया की, वो उनसे पूछताछ करती ईडी, लेकिन चूंकि इसमें रिया के सीए नहीं आए, इसके लिए रिया से ही अब पूछताछ करनी पड़ेगी। आपने जो सवाल किया कि जो इसके पहले स्टेटमेंट हुए हैं क्या उनसे कोलैबोरेट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये बेहद अहम होने वाला है। वो जो स्टेटमेंट है उसमें रिया चक्रवर्ती को लेकर काफी सवाल पूछे गए हैं। सुशांत के सीए से पूछा गया है, सैमुअल मिरांडा से पूछा गया, और सैमुअल मिरांडा इसमें अहम कड़ी इसके लिए है क्योंकि नाम के लिए वो सुशांत का हाउस मैनेजर था। उसको जो उसकी नौकरी सुशांत के यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने लगवाई थी, और उसके लगाने के पीछे यह वजह थी कि
रिया चक्रवर्ती सुशांत के ऊपर नजर रख पाए कि आखिरकार उनके घर पर क्या हो रहा है, कौन सा नौकर आ रहा है, कौन सा नौकर काम कर रहा है, और घर का जितना खर्चा था वो भी सैमुअल मिरांडा के ऊपर निर्भर करता था। तो सैमुअल मिरांडा से भी रिया चक्रवर्ती को लेकर काफी पूछताछ की गई। 2 दिन पूछताछ की गई है, लगभग 15 से 16 घंटे तक ईडी ने पूछताछ किया हुआ है। तो उसके बयान को भी रिया चक्रवर्ती के सामने दिखाया जाएगा और बोला जाएगा कि आपका जवाब तो यह है, लेकिन सैमुअल मिरांडा का जवाब यह है, इसमें से कौन सा सही है। ये सारे कोलैबोरेट करने की ईडी कोशिश करेगी। एक लंबी ये पूछताछ होने वाली है, इतना तो तय है कि लगभग 5 से 6 घंटे कम से कम ये पूछताछ चलने वाली है। देर शाम के बाद ही रिया को ईडी जाने देगी और अगर आज सवाल जवाब खत्म नहीं हो पाते हैं तो कल फिर रिया को दोबारा आना पड़ सकता है। जी नौजोत। सैमुअल मिरांडा के साथ काफी लंबी बातचीत हुई थी और 2 दिन तक जिस तरीके से बातचीत चलती रही, और उसके बाद अगर देखा जाए जो सुशांत के सीए थे संदीप श्रीधर, जिनके जवाबों से ईडी संतुष्ट नजर नहीं आई। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर सैमुअल मिरांडा के जवाब ईडी रिया से उसी तरह के क्वेश्चंस पूछती है तो क्या एक बड़ी बात यह है कि क्या रिया के सीए को फिर से या फिर सुशांत के सीए को फिर से बुलाया जा सकता है? क्या सबको साथ बिठाकर भी बातचीत हो सकती है, पूछताछ? जी देखिए, सबको साथ में बिठाकर पूछताछ करने की प्रक्रिया सबसे आखिरी में होती है, लेकिन शुरुआत में ये होता है कि सबके अलग अलग बयान दर्ज किए जाते हैं। आज जो रिया के बयान दर्ज होंगे उसमें काफी हद तक मुमकिन है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले ऐसे कई मामलों में ऐसा हुआ है कि अगर आप जो सबसे पहला शख्स है उसे आप पूछताछ के लिए बुला देते हैं तो सबसे पहले बोलता है कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे अपने सीए से पूछना पड़ेगा कि ये पैसे मेरे कहां से गए। इसी वजह से सीए का बयान इसमें सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। रिया चक्रवर्ती आ चुकी हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो कि रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछना चाहती है और उसके जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती दे सकती थी। इसके लिए आज की पूछताछ अहम होने वाली है। रिया चक्रवर्ती के सीए भले से 2 बार समन करने के बाद भी ना आए हों, लेकिन उनका बयान जरूर दर्ज होगा, ऐसा ईडी का कहना है। उनको तीसरी बार भी समन भेजा जा चुका है, और अगर तीसरी बार रिया के सीए ईडी के सामने नहीं आते हैं तो सीधा ईडी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है और गैर जमानती वारंट भी ले सकती है। लेकिन आज कुल मिलाकर जो पूरा का पूरा एक्शन है वो रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द होने वाला है, क्योंकि ईडी उस मामले की जांच कर रही है जिसमें कि परिवार ने आरोप लगाया 15 करोड़ रुपए के गबन का, और उसमें मुख्य आरोपी बताया रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों का। आगे आने वाले समय में यह भी मुमकिन है कि न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि उनके परिवार वालों से भी पूछताछ के लिए ईडी समन कर सकती है। उनके भाई जो है शौविक, यह जानकारी ईडी से मिल रही है कि अगले हफ्ते उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो रिया चक्रवर्ती है उनका पूरा परिवार संदेह के घेरे में है, और आगे आने वाले समय में ईडी उन सबको पूछताछ के लिए बुलाएगा। और ये पहली कड़ी है पूछताछ की, क्योंकि अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई भी अपनी कमर कस ली है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया है। वो इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, और जैसे ही ऑर्डर उनकी तरफ आता है तो फिर वो दोबारा रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए सीबीआई बुलाएगी। जी ये भी जरा हमें समझाइए, क्योंकि आपने कहा कि एक प्रक्रिया होती है। अब जैसे रिया वहां पर अंदर एंटर हुई है, इसके बाद इनको शपथ दिलाई जाएगी और फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू होगा। कौन कौन लोग वहां पर मौजूद रहेंगे जो उनसे सवाल पूछेंगे? क्या रिया के वकील भी रिया के साथ होंगे आज जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी? जी देखिए, जो ईडी का मामला होता है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होता है, और इसमें जब किसी चश्मदीद से या किसी ऐसे शख्स से पूछताछ होती है जो कि संदेह के घेरे में है, तो वो धारा 50 पीएमएलए के तहत होता है। और धारा 50 पीएमएलए जो होता है वो अपने आप में सबूत होता है, यानी कि कल को आप कोर्ट के सामने ये नहीं बोल सकते कि मैंने ये बयान दिया था, मैंने तो कुछ और बयान दिया था, ईडी ने कुछ और बयान दे दिया। ये पुलिस के बयानों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे पुलिस के मामलों में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, ठीक इसी तरीके से धारा 50 पीएमएलए के तहत बयान होता है। और इसमें इसीलिए 3 अधिकारी उस वक्त मौजूद रहेंगे। एक होते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर, एक होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, और दूसरे जो होते हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर से नीचे या उनके बराबर कद के जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होते हैं वो मौजूद होते हैं। जो सवाल होते हैं वो एक अधिकारी उसमें से करेगा। सबसे पहले सवालों की एक लंबी लिस्ट वो पहले से ही टाइप कर लेकर आते हैं, और एक के बाद एक उसमें सवाल होते हैं। एक सवाल पूछा जाएगा, सवाल के जवाब रिया चक्रवर्ती देंगी। रिया चक्रवर्ती के जवाबों को जो एक दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे वो उसको पेन से नोट करते हैं, और पेन से नोट करने के बाद में तीसरे अधिकारी होंगे वो उसको टाइप करते हैं, और टाइप करने के बाद में दोबारा उनको दिखाया जाएगा कि क्या आपके सवालों के जवाब
यही है, अगर हैं तो फिर इस पे दस्तखत कीजिए। अगर वो दस्तखत कर देंगे यानी कि अब वो अपने बयान से मुकर ले सकती हैं। दूसरा जो पूछताछ होता है इसमें वो यह होता है कि जो इसके पहले बयान ईडी ने दर्ज किए हुए हैं उन बयानों को रिया चक्रवर्ती को दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा कि आपका इस सवाल को लेकर क्या जवाब है। अगर रिया चक्रवर्ती के जवाब में विरोधाभास होता है तो फिर उसको एविडेंस के तौर पर दिखाया जाएगा कि इस शख्स ने आपके खिलाफ में यह बयान दिया हुआ है, इस सवाल का जवाब यह मिला हुआ है, तो आप इस मामले में क्यों यह बयान दे रही हैं। इसमें सच कौन है कौन झूठ है वो उस वक्त ईडी जानने की कोशिश करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बयान जो दर्ज करने का तरीका होता है वो उसी तरीके का होता है। 3 अधिकारी रहेंगे और एक के बाद एक सवाल पूछेंगे और जवाबों को नोट किया जाएगा। बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास। दिवेश हमारे साथ जुड़ चुके ईडी ऑफिस के बाहर से ही। दिवेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अपडेट अभी वहां पर आपके पास।